हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5। और इस चैप्टर का मैंने एक पार्ट पहले बोर्ड पर आपको पढ़ा दिया है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ा दी थी। देखिए, नीतियाँ और लोग भी मैंने पढ़ा दिया था। नवाबों की छिनती सत्ता भी पढ़ा दिया था आपको, और किसान और सिपाही भी पढ़ा दिया था, ये वाला भी। और सुधारों पर प्रतिक्रिया भी मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे 1857 के जो विद्रोह शुरू हुआ था ना, उससे देखेंगे। देखिए, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मैं इसलिए आपको इनकी डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आपको मन हो तो आप एक बार इनको रीड कर लेना। जितना भी रीड कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड में रहती हैं। ठीक है, तो अब हम 1857 का विद्रोह देखेंगे। देखिए, मैंने आपको ये वाला जो वीडियो है मैं इसलिए बोर्ड पे नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अब आगे जो चैप्टर है उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसको स्किप किया जा सके, है ना, जिसको मैं छोटा करके आपको बोर्ड पे लिख दूं। तो ये पूरा की पूरा ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको आने वाली जितनी भी क्लासेस है ना, उनमें ये देखा जाएगा चैप्टर। तो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपने यहाँ पे ये पूरी डिटेल में पढ़ा होगा। दूसरा ये है कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 1857 के विद्रोह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप डिटेल में देखें, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर करके बोर्ड पे नहीं पढ़ाया है, आपको स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, शुरू करते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। मतलब ये जो 1857 का जो विद्रोह था, ये मेन लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? सैनिकों की हुई थी। और सैनिक विद्रोह कहाँ से हुआ था? मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि सैनिक विद्रोह इसलिए फैला था क्योंकि जो सेना में लोग भर्ती थे वो ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम ही थे। ठीक है, भारतीय थे। तो वो जो नए कारतूस आए थे, ठीक है, गन के जो नए कारतूस आए थे राइफल के, उसमें क्या था कि वो उन पर कारतूसों पर जब उनको लगाया जाता था बंदूक में, तो उस पर ऐसी अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी उन पर लगी हुई है, ऐसी अफवाह सेना के अंदर फैल गई। तो सेना के लोग पहले से ही भड़के हुए थे, क्योंकि उनको वेतन भत्ते सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी। किसान परिवार से थे, तो उनके माता पिता या बहन भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा था। किसानों के साथ तो अत्याचार कर ही रहे थे ये अंग्रेज लोग, तो इसलिए वो पूरी तरह से भड़के हुए थे। अब जैसे ही ये खबर फैली कि सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है कारतूसों पर, तो जो ज्यादातर जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम जो थे इसमें सेना में, उन्होंने क्या बोल दिया कि हम ये कारतूस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारा धर्म खराब हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। इसी इसी चीज का ये विद्रोह चला था। तो ये जो सैनिक, ये एक तरह से क्या था, ये सैनिक विद्रोह था। लेकिन क्या बन गया, ये जन विद्रोह बन गया। लड़ाई किसकी थी? सेना की थी। अब मतलब कोई भी देश की जो सेना है उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो वो अपनी सरकारों से बात करते हैं और उनकी मांगे पूरी की जाती हैं। लेकिन यहाँ जो कहानी हुई, यहाँ पर बहुत डिफरेंट हो गई कि लड़ाई थी सैनिकों की और बन गई वो जन विद्रोह, यानी कि सब पूरी तरह से फैल गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा शुरू करते हैं हम। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। देखिए, मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जो ये जो विद्रोह हुआ था ना 1857 का, ये पूरे भारत में नहीं हुआ था, ये केवल और केवल उत्तर भारत में हुआ था, उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में। ठीक है, जैसे यूपी में। ठीक है, आज का यूपी बहुत बड़ा है, उस समय तो यूपी यूपी नहीं था, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड था। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, पूरा मध्य प्रदेश भी नहीं था उस टाइम पे, और बिहार के कुछ हिस्से थे, और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से थे, पश्चिम बंगाल, ये सारे इन्वॉल्व थे। मतलब पूरा भारत नहीं था, केवल उत्तर भारत था। ठीक है, शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। देखो, एक मिथ है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि 300 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तो ये एक तरह का झूठ है। ठीक है, ऐसे लोगों ने पहले से बोलते आ रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही विश्वास कर लेते हो। देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में। ठीक है, आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में।
लाडक्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, तो कंपनी ने वहां से दीवानी लेनी शुरू की थी। ठीक है, कहां से? 1757 से। एक तरह से जो पूरी तरह से आई थी कंपनी शासन के बेस में, वो आई थी 1757 में। इससे पहले क्या है, वो राजाओं से और नवाबों के ऊपर प्रेशर बनाते थे, लेकिन सत्ता में नहीं थे। लेकिन सत्ता में कब आए? 1757 ईस्वी में आए थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद। और प्लासी के युद्ध के बाद भी थोड़ा बहुत ही था उनका शासन या हस्तक्षेप। जो मेन आया था वो आया था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में। ठीक है, यहाँ से ये जो अंग्रेज थे उनको दीवानी मिल गई थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या बना दिया था? दीवान बना दिया बंगाल का, है ना। अब देखिए 100 साल के बाद फिर एक विद्रोह सामने आया, और ये कब आया था? ये आया था मई 1857 में। और ये जो बगावत शुरू हुई थी, ये भारत में कंपनी का अस्तित्व भी खतरे में डाल दिया था। मतलब वो जो विद्रोह हुआ था उससे भी बहुत बड़े लेवल पर ये विद्रोह हुआ था 1857 में, पूरे 100 साल के बाद। ठीक है, अब देखिए ये विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। ठीक है, जो मेन जो विद्रोह शुरू हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, समाज के विभिन्न तबकों के असंख्यक लोग विद्रोह तेवरों के साथ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशक्त संघर्ष है। देखिए जो 19वीं शताब्दी शुरू हुई थी, है ना, उसमें जितने भी दुनिया में देश हैं, ज्यादातर देशों पे जो यूरोप वाले हैं ना, उन्होंने कब्जा कर रखा था। जैसे हमारे देश पे अंग्रेजों ने कर रखा था, उसी तरह से ही और बहुत सारे देश हैं एशिया के और अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिन पर क्या है, अंग्रेजों ने गलत तरीके से कब्जा रखा था। तो मतलब सभी जगह कहीं ना कहीं इस तरह की जो लड़ाइयां चल रही थी उपनिवेशों के खिलाफ। लेकिन ये जो सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऐसा मानना था कि दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने देश के लिए, उसमें सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ चला? भारत में। अब देखिए यहां से शुरू होता है मेरठ से दिल्ली तक, यानी कि विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में, है ना। मेरठ में शुरू हुआ था ना। मेरठ में किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। और पहुंच कहाँ गया? दिल्ली। अब दिल्ली तक कैसे पहुंचा ये पूरी हम देखेंगे इसमें। 8 अप्रैल 1957 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बेगपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने ही अफसरों पर हमला किया था, इसलिए उनको क्या है, फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, चंद दिन के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि जो ये कारतूस थे इन पर क्या था? सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है, ऐसी अफवाह उस समय फैल गई थी। ठीक है, कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है, और यह 9 मई 1857 की बात है। ये घटना कब की है? 9 मई की घटना है। ठीक है, ये घटना है 9 मई की, कि उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने जो अफसर, उनके जो अफसर थे उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए उनके साथ ये विवाद किया गया था। अब देखिए यहीं से लड़ाई शुरू हुई कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त थी। अब देखिए आपके किसी साथी के साथ कुछ भी अन्याय होगा तो आप तो साथ उसके बोलेंगे, ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ या आपके किसी समुदाय, आपके अपने समुदाय के साथ कुछ भी गलत होगा तो आप बोलेंगे। उसी तरह से जो सिपाही थे पहले से ही आक्रोश में थे, और फिर उन्होंने उनको लगा कि ये तो गलत बात है ना कि उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो सारे के सारे सिपाही एकजुट हो गए और उन्होंने क्या किया, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया मतलब एक तरह से सारे के सारे जो सिपाही थे
वो टूट पड़े और जेल में जितने भी जो गलत तरीके से उन्होंने लोगों को बंदी बना रखा था ना, उनको छुड़ा लिया कि भाई तुमने इनको गलत तरीके से सजा सुनाई है और इसमें सजा की कोई बात ही नहीं थी, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, देखो फिरंगी एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि एक अपमानजनक गाली टाइप का आप बोल सकते हो। ये बोलते थे अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को लिए बोलते थे फिरंगी। फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। मतलब सिपाही चाहते थे कि अब ये जो अंग्रेज है ना, ये भाग जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म को, संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जो 84 नियमों की एक सूची आई थी, उसमें क्या था, ज्यादातर जो नियम थे वो कन्वर्जन के ही थे कि किस तरह से जो हिंदू और मुस्लिम है उनको ईसाई बनाया जाए, है ना। तो जो सिपाही थे उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये तो हमारे धर्म को खत्म कर देंगे और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इसलिए इन सबको हमें भगाना ही है। सिपाहियों ने इसका भी जवाब, अब देखिए ये वाली लाइन थी, हाँ, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। यानी कि जब विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह चल रहा था और कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय थे वो जीत रहे थे, तब उन सिपाहियों के दिमाग में एक चीज आई कि भाई इस पूरे जो हम इलाके को जीत रहे हैं, इन अंग्रेजों से छीन रहे हैं, उसका जो सम्राट है वो कौन होगा या उसका शासक कौन होगा, इस सारी जमीन का शासन कौन चलाएगा, ये चीज थी। मतलब ये सिपाही आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इनमें से कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला ही एक खड़ा हो जाता, जो पूरा देश था उसका शासन संभाल लेता। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। यानी कि बहादुर शाह जफर का जो नाम लिया जाता है इस पूरी लड़ाई में कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये लड़ाई हुई, ये सब हुआ, बहादुर शाह जफर की कोई भूमिका नहीं थी बहुत ज्यादा खास। बस ये क्या था, जो सिपाही थे उन्होंने उनको अपना नेता मान लिया था और जबरदस्ती मान लिया था। उनको ऐसा लगता था कि ये मुगल सम्राट है, इसके नेतृत्व में होगा तो हमें आसानी से सफलता मिल जाएगी। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात, देखो उनको सजा कब सुनाई गई थी, 9 मई को, ठीक है, ध्यान रखना, 9 मई को सजा सुनाई गई 1857 को, और 10 मई को विद्रोह इतना फैल गया था कि 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार बिल्कुल सुबह सुबह जो सिपाही थे वो दिल्ली आ गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात जितने भी सिपाही थे वो भी बगावत पर उतर आए। तो हिम्मत सी मिल जाती है ना कि वो भी आ गए, मेरठ से भी आ गए और हम भी, तो सारे मिलके इनके ऊपर धावा बोलेंगे तो ये जो अंग्रेज हैं ये थोड़े देर में भाग लेंगे। जैसे ही उनके आने की खबर मिली तो दिल्ली की में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए और देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिए और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। जो बादशाह था, ठीक है, बहादुर शाह जो जफर था वो कहाँ रहता था, लाल किले में रहता था। तो अब उन्होंने क्या किया, लाल किले को एक तरह से अपने हाथ में ले लिया। मतलब सेना मेरठ से लाल किले तक फतेह करती हुई आ गई और सिपाहियों ने क्या किया, जो लाल किला है उसको घेर लिया और वे बादशाह से मिलना चाहते थे। किससे मिलना चाहते थे, बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ नहीं करना चाहता था या करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। मतलब बहादुर शाह जफर कहीं से कहीं तक इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन जो सिपाही थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा आदमी है या पैसे वाले हैं, ये भाई बहुत सालों से उनका शासन चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, तो उनको लगता था कि ये शासन वगैरह चलाना भी जानते हैं, तो हम इनको ये काम दे देंगे तो ये जो सफलता है हमें जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सिपाही इतनी हिम्मत कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो एक नेता भी खड़ा कर लेते। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया।
मतलब जबरदस्ती उसको बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब देखो बिल्कुल बिना हाथ हिलाए उसको इतनी बड़ी सफलता मिल गई बहादुर शाह जफर को। कहते हैं ना कि जब तक आप कोई चीज आपको मेहनत से नहीं मिलती आपको उस चीज की कदर नहीं होती। उसी तरह से जो बहादुर शाह जफर था उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी लेकिन उसको कदर नहीं थी, है ना। सारी लड़ाई कौन लड़ रहा था? सिपाही लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी और लेकिन फिर भी उसको बादशाह मानने के लिए तैयार थे। वो सिपाही सब कुछ कर रहे थे उसके लिए, बहादुर शाह जफर के लिए ना, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था और जबरदस्ती उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा बहादुर शाह जफर ने कि भाई सारे की सारे लोग एक साथ एकजुट हो जाओ और सारे की सारे एक साथ लड़ेंगे तो हमें आजादी बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन सब लोग अपने अपने मतलब के बारे में सोचते हैं। जैसे आज कहते हैं ना कि लोग इतने मतलब ये पहले भी थे। ज्यादातर जो लोग थे जो दक्षिण भारत के थे उनको तो देखो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, अंग्रेज उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते थे, है ना। तो जितने भी अत्याचार हो रहे थे, ज्यादातर जो अत्याचार हो रहे थे वो उत्तर भारत में ही हो रहे थे। तो दक्षिण भारत के लोगों ने इस लड़ाई में साथ नहीं दिया, है ना। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले कौन थे? मुगल। मुगल यानी जो मुसलमान हैं वो थे। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? हिंदू, क्योंकि ये जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है था पहले और हिंदुओं का ही देश था और हिंदू ही रहते थे। बाद में ये तरह तरह के आक्रमणकारी आए मुगल यानी कि मुस्लिम, और उन्होंने धीरे धीरे सभी राजाओं से चीजें राजपाट छीन लिया और उसके बाद अंग्रेज। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। यानी कि वो नाम तो बादशाह का चल रहा था लेकिन शासन कौन चला रहा था? शासन वो रियासतों के नवाब या मालिक, वो जो भी वहां की स्थानीय भाषा में बोलते होंगे, वो चला रहे थे। लेकिन वो किसके नाम से चला रहे थे? मुगल बादशाह के नाम से चला रहे थे। और ये जो रजवाड़ों में जो जगह बट गए थे ना, छोटे छोटे प्रांतों में बट गया था जो राज्य भारत का, उत्तर भारत का, वो किसके बाद बढ़ा था? वो औरंगजेब के बाद बढ़ा गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद क्या है, उनका कोई भी बेटा बहुत ज्यादा योग्य नहीं था जो पूरे शासन को संभाल पाता। इसलिए जो प्रांतों को देखते थे, जो प्रांतों के राज्यपाल टाइप के थे, उन लोगों ने अपने अपने प्रांतों में अपनी शक्ति दिखाने लगे और वो खुद ही राजपाट चलाने लगे थे। ठीक है, तो ये वही है, रियासत के जो मालिक है ना, रजवाड़े जो हैं या रियासतें जो हैं, ये वहीं से टूट गई हैं। यानी कि जो उस एरिया को पहले औरंगजेब के शासन में जो देखते थे, उन्होंने ही अपना अधिकार जमा लिया, उन्होंने खुद का ही नाम से उसको चलाने लगे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि मुगल बादशाह द्वारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल स्थापित आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्री से चलाने लगेंगे। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे जो रियासतें थी उन पर अपना कब्जा जमाते जा रहे थे, दीवानी उनकी ले जा रहे थे, राजस्व खुद वसूलने लगे थे। तो जो रियासतें थी उनकी और जो रजवाड़े थे उनकी क्या ताकतें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ ना तो उनको ऐसा लगा कि अगर ये जो विद्रोह है और इसके नेतृत्व में होगा, मुगल बादशाह के नेतृत्व में हो जाएगा, तो हमें दोबारा से हमारी जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगी और इन अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। मतलब अंग्रेजों को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भाई छोटी सी बात थी, काश तो इसकी गोली की या गन की जो थी एक छोटी सी बात होती है, मतलब विद्रोह इतने बड़ा लेवल ले लेगा, उनको ऐसा नहीं लग रहा था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को लग रहा था कि ये छोटी सी बात है, थोड़े बहुत दिन में सॉल्व हो जाएगी, हम इनको समझा देंगे सिपाहियों को भी इतना विद्रोह मत करो तो शांत हो जाएगी। लेकिन जो जनता थी वो पहले से ही भड़की हुई थी, सिपाही क्या थे, पहले से भड़के हुए थे। ये जो विद्रोह हुआ था ये एक गोली के ऊपर नहीं हुआ था,
ये कास्तूरों के ऊपर नहीं हुआ था, ठीक है, ये किसके ऊपर हुआ था, जो 100 साल से लोग झेल रहे थे उनको, अंग्रेजों को, ये उस मानसिकता की वजह से हुआ था। कोई आदमी एक दिन में आपसे बहुत ज्यादा घृणा नहीं कर सकता, धीरे 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 आप उसके साथ गलत करते रहोगे तो एक दिन इतनी घृणा हो जाएगी कि वो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। इतनी घृणा एक दिन में नहीं हो सकती कि आप किसी की शक्ल देखना ही ना पसंद करो, वो चीजें बहुत दिन से चली आती हैं, है ना। तो वही अंग्रेजों के साथ हुआ, और अंग्रेज इस चीज को उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर हो गया। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। यानी कि अंग्रेज जो सोच रहे थे जो चीजें अंग्रेज सोच रहे थे कि ये केवल और केवल सिपाही विद्रोह है, ये एक दो दिन में दब जाएगा, इसको हम आसानी से दबा लेंगे, वो चीज कब चेंज हो गई, रातों रात चेंज हो गई जब मुगल बादशाह ने बोला कि ठीक है हम अपने नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ी शक्ति जो केंद्र में थी, जो दिल्ली में थी, वो लोगों को लगना लगा था कि ये जो शक्ति है ये हमें बचाएगी। शक्ति कौन थी? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह का जो शासन था, और मुगल बादशाह पूरी तरह से खोखला था, ठीक है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। अब देखिए हमने इस वाले पैरा में देखा कि सिपाहियों ने किस तरह से बगावत की। अब इस वाले पैरा में आपने देख लिया लास्ट तक कि क्या हुआ, यहाँ तक लास्ट लाइन तक क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या ये जन आंदोलन बन गया, जन विद्रोह बन गया। अब बगावत पूरी तरह से कैसे फैली वो चीज हम इसमें देखेंगे। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे तो लगभग एक हफ्ता तक कहीं कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जब सिपाही जो थे उनका दिल्ली पर कब्जा हो गया तो सारे विद्रोह शांत हो गए, और क्योंकि खबर फैलने में टाइम लगा, विद्रोह करने में। देखिए कहीं लड़ाई हुई, यानी कि दिल्ली में लड़ाई हुई, अब यूपी के लोगों को कैसे पता चलेगा? कोई आदमी घोड़े पे जाएगा, उनको बता के आएगा। पहले तो ऐसे ही चलता था, अब तो फोन कर देते हैं, 1 मिनट में सारी चीजें हो जाती हैं, पता चल जाती है, इधर से उधर खबरें आ जाती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया है, ये सब है, लेकिन पहले कुछ नहीं था। तो 1 हफ्ता लग गया इस पूरे विद्रोह को पूरी तरह से फैलने में, 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगा ही था, ठीक है। लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। अब जिसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे ना अंग्रेज, वो सब लोगों को पता चल गई कि अब इनको मार के ही भगाना है, ठीक है। हिम्मत मिल गई ना कि दिल्ली में जब इनकी चल नहीं रही अंग्रेजों की, तो हम अपनी अपनी रियासतों को भी आजाद करा लेते हैं और आराम से रहेंगे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में, देखिए रेजिमेंट क्या था, रेजिमेंट था जहां अंग्रेज रहते थे, ठीक है, जहां से अंग्रेज अपना शासन चलाते थे। हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। यानी कि जो सैनिक थे उनके साथ जो गलत हो रहा था वो भी विद्रोह पर उतर ही आए। अब जो स्थानीय लोग थे, जैसे टैक्स वैक्स की प्रॉब्लम चल रही थी, टैक्स नहीं पूरा दे पा रहे थे, उनको बंदी बना रहे थे अंग्रेज लोग, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उन लोगों को भी हिम्मत मिल गई कि भाई जब सब लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे, ठीक है। तो कस्बे और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं और जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि भीड़ आपको बहुत मिल जाएगी लेकिन नेता कम मिलेंगे। तो मतलब भीड़ को एक दिशा में ले जाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। तो उन्होंने अपने स्थानीय नेता देख लिए, ठीक है। कोई जमींदार वगैरह थोड़े रईस टाइप के लोग होते हैं, अमीर होते हैं, तो उन पर लोग ज्यादा भरोसा कर लेते हैं है कि भाई ये अमीर हैं तो इनके पीछे चलना है। और जो मुखिया होते थे गांव के, उनके पीछे संगठित हो गए, मतलब उनको अपना नेता चुन लिया और उनके नेतृत्व में आंदोलन करना शुरू कर दिया, बगावत करनी शुरू कर दी। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए।
स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। देखिए, जो बाजीराव पेशवा थे, इनके अंग्रेजों ने ऐलान किया था कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद जो पेंशन है, क्योंकि पेंशन पे जीवित थे ये, तो ठीक है, राजवास तो इनका कुछ चल नहीं रहा था, पेंशन पे थे ये, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो पेंशन बाजीराव को मिल रही थी वो इनके दत्तक पुत्र को देने से मना कर दिया। तो ये लोग जो कानपुर में जो शासन चल रहा था, वो लोग भी बहुत दुखी थे, इस चीज से परेशान थे कि भाई उनको पेंशन के लिए क्यों मना कर दिया। उन्होंने सेना इकट्ठी की, किसने की? नाना साहेब ने, ठीक है, नाना साहेब ने। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, यानी कि भगा दिया, कानपुर से भगा दिया। उन्होंने देखो दिल्ली जीत ली और उसके बाद कानपुर भी जीत लिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। मतलब राजा वगैरह के जो पद थे वो बहुत दिन से खत्म से हो गए थे, अंग्रेजों ने खत्म से कर दिए थे।